आइए सर, तो स्टार्ट करते हैं सर। सेक्शन नंबर 9, इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये सेक्शन मेनली एनआर को कवर करने के लिए बनाया गया है। इन सभी को इंडियन इनकम माना जाएगा एंड ये टैक्सेबल होगा इंडिया में। ठीक है, अब देखिए, एनी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग हो तो एन एसएससी को इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, वेदर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस से हो, ठीक है, जिसका कनेक्शन इंडिया में है, ऐसा माना जाएगा। बस इन चारों को छोड़ के, 1 2 3 4 इन केसेस को छोड़ के। ठीक है सर, ओनली इन दिस 4 केसेस में देयर इज़ नो बिजनेस कनेक्शन, नहीं है बिजनेस कनेक्शन, ऐसा मानेगी गवर्नमेंट। ठीक है, अब सर क्या केसेस है, इसके अलावा बाकी सब कुछ भी करोगे इंडिया से, उसमें सब में मान लेगा इंडिया की तुम इंडिया में बिजनेस कनेक्शन आपका है। बस इन चारों काम को आप करिए इंडिया में, आपको नहीं माना जाएगा कि आपका इंडिया में बिजनेस का कनेक्शन है। क्या है सर, देखते हैं। नंबर 1, परचेज फॉर एक्सपोर्ट एंड इनकम हुआ। ओनली एक्सपोर्ट करने के लिए परचेज़ किए हैं इंडिया से माल। एग्जांपल, मुंबई से कॉटन परचेज़ किए एंड एक्सपोर्ट कर दिए, मतलब भेज दिए सर फॉरेन में, तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट नहीं कहेगी कि आपका बिजनेस कनेक्शन हुआ इंडिया में और इंडिया में टैक्स दीजिए। ठीक है। नंबर 2, कलेक्शन ऑफ न्यूज़ इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, दैट इज़ न्यूज़ आउटसाइड इंडिया में दिखा रहे हैं, नहीं मानेगी बिजनेस कनेक्शन। इससे जो भी इनकम हुआ इंडियन इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई अमेरिका में न्यूज़ दिखा रहा है इंडिया का, तो ये, और अमेरिका वाला न्यूज़ दिखा रहा है इंडिया में, इंडिया वाला न्यूज़ दिखा रहा है अमेरिका का, तो ये आपसी सहमति होता है, यहाँ पे भी नहीं माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन। शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया में बाई फॉरेन सिटीजन करे, ठीक है, फॉरेन सिटीजन करे, फिल्म शूटिंग हो रहा है इंडिया में, फॉरेन सिटीजन करे या बाई फर्म के द्वारा हो शूटिंग, तो फर्म डज नॉट हैव एनी पार्टनर, फर्म का कोई ऐसा पार्टनर नहीं होना चाहिए हु इज़ इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट इन इंडिया, नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में फिल्म शूटिंग करे या तो फॉरेन सिटीजन करे, नहीं मानेगा बिजनेस कनेक्शन। कोई फर्म कर रहा है बट उस फर्म का कोई भी पार्टनर इंडियन सिटीजन या इंडियन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह कोई कंपनी कर रहा है अगर, ठीक है सर, कोई कंपनी करता है शूटिंग ऑफ फिल्म, तो कंपनी डज नॉट हैव एनी शेयर होल्डर, कंपनी में एक भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए जो कि इंडियन सिटीजन हो या रेसिडेंट हो, इंडिया में नहीं चलेगा। इन्हीं 3 कैटेगरी में आएगा तो फिल्म शूट करो, नहीं माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज़ चलेगा सर। फॉरेन कंपनी हो, इंगेज्ड हो इन बिजनेस में, माइनिंग ऑफ डायमंड का, एंड वो कंपनी एग्जीबिशन करे, डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनएजॉर्टेड डायमंड्स का इन एनी स्पेसिफिक जोन में, ठीक है, एनी स्पेशल जोन में जो नोटिफाइड हो सीजी के द्वारा, तो भी नहीं माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ओनली इन चारों को छोड़ के। इन दिस 4 केसेस से जो भी इनकम होगा उसको इंडियन इनकम नहीं माना जाएगा, बिकॉज इन चारों 4 केसेस में बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में है ही नहीं, ऐसा माना जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। बस इस चारों के बारे में ये चीज़ कह रहे हैं। जैसे जो पॉइंट नंबर 1 था ये कि इसमें सबको इंडियन इनकम माना जाएगा, इसका पॉइंट ए था ये कि इन चारों को छोड़ के। अब सीए फाइनल में पढ़ना है इन डिटेल्स ये चारों केसेस के बारे में, देयरफॉर ये सीए इंटर में इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट 1A ओनली, बाकी नेक्स्ट 1B 1C ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से 1A इसको छोड़ दो सर, ये सिंपली समझने के लिए, 1 से लेके ये। अब देखिए सर 1 का B, एनी इनकम अक्रूइंग और राइजिंग हो इंडिया में से कोई एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो एनी बिजनेस हो, इसका कनेक्शन इंडिया में हो, तो ऐसा माना जाएगा। थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी से हो, एनी एसेट से हो, सोर्सेज ऑफ इनकम इन इंडिया, फॉरेन में कोई इनकम हो रहा है वो प्रॉपर्टी से जो इंडिया में है, ठीक है, इंडियन प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हो रहा है उस पर इंडिया में टैक्स लिया जाएगा, एज इंडियन इनकम माना जाएगा उसको। फिर 1 का ही C है। ठीक है सर, ये सब 1 का A था, 1 का ये B है, 1 का C है, ये दोनों एग्जाम में आता है। सिर्फ ये जो A का ये 4 पार्ट है इसके बारे में CA फाइनल में है। ठीक है सर, अब देखिए, थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया वुड बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, ऐसा माना जाएगा। एसेट जो इंडिया में सिचुएटेड है, कहीं भी किसी को भी ट्रांसफ़र कर दो, इंडियन इनकम ही कहलाएगा, बिकॉज कैपिटल एसेट इंडिया में ही है। वोडाफोन का केस हुआ था यहीं पे, तब से ये चीज़ ऐड किया गया इंडिया में। ठीक है सर, अब आते हैं सर पॉइंट नंबर 2, इनकम फॉल अंडर हेड सैलरी में डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा, दैट इज़ अर्न हुआ इंडिया में
सैलरी मिला फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया में सर्विसेज देने के लिए, ठीक है, माना जाएगा अर्न हुआ इंडिया में ही। देयरफॉर इफ़ एनआर है, सर्विसेज रेंडर करता है इंडिया में, एंड जो सैलरी मिलेगा इसको चाहे कहीं भी रिसीव हो, इंडियन इनकम माना जाएगा एंड टैक्सेबल होगा वो इंडिया में, ठीक है। अब पॉइंट नंबर सर 3, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट हो टू सिटीजन ऑफ इंडिया को फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया सर्विसेज दे रहा है। जैसे सर गवर्नमेंट भेजता है आईएफएस अपना ऑफिसर सबको, ठीक है, वो लोग के लिए वुड बी डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया ही माना जाएगा। एग्जांपल आईएफएस, ठीक है, आईएफएस का सैलरी ये सब, ठीक है। हाउएवर अलावेंस और जो परक्विजिट दिया जा रहा है, तो वो सैलरी जो दे रहा है गवर्नमेंट वो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया ही माना जाएगा। बट जो अलावेंस और परक्विजिट्स दे रहा है, ठीक है, पेड और अलाउड आउटसाइड इंडिया में जो दे रहा है गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन को और फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया के लिए, वो एग्जेम्प्ट होगा एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 के तहत, ठीक है सर, उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है। अब आते हैं सर 4 नंबर, डिविडेंड पेड किया इंडियन कंपनी ने दिया, आउटसाइड इंडिया में दिया, कहीं भी दिया, तो ये भी इंडियन इनकम ही माना जाएगा एंड टैक्सेबल होगा इन इंडिया में ही। अब देखिए सर, ये केसेस है इंटरेस्ट ऑन लोन का, रिसीव्ड फ्रॉम, दैट इज़ पेमेंट कौन कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई लोन दिया है उसका इंटरेस्ट का पेमेंट, ठीक है, अगर, ठीक है, मान लो केस नंबर 1 है, इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका से लोन लिया या रसिया से लिया या कुछ भी से लोन लिया, ठीक है, इलॉन मस्क से लोन लिया, तो सर क्या होगा, देखिए, इफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट कर रही है अमाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो वो पेमेंट सॉल ऑलवेज भी डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया में ही माना जाएगा। एंड रेसिपिएंट कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आरओआर हो या आरएनओआर हो या एनआर हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, वो इंडियन इनकम माना जाएगा और इंडिया में ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब मान लो इलॉन मस्क के लोन लिया था इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, इलॉन मस्क को पेमेंट करने से पहले जो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा होगा ना, उस लोन पे इंडियन गवर्नमेंट इंडियन इनकम मान के इंडिया में टैक्सेबल कर देगा, ठीक है। अब देखिए सर पॉइंट नंबर 2, इफ़, हाँ, कोई कहेगा कि भाई इंडिया का हेल्प भी करो और इंटरेस्ट पे साला टैक्स भी दो, हाँ भाई ऐसा ही है, इंडिया का सिस्टम है, बस ख़त्म। अब अगला से, इफ़ रेसिडेंट इन इंडिया आरओआर हो या आरएनओआर हो, पेमेंट कर रहा, मान लो अगर इलॉन मस्क से रेसिडेंट इन इंडिया जैसे आरओआर या आरएनओआर को दे रहा है, ठीक है, वो लोग पेमेंट कर रहा है, ठीक है, पेमेंट कर रहा है अमाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो वो पेमेंट, ठीक है, वो पेमेंट डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा इफ़ लोन अमाउंट जो है यूटिलाइज हुआ हो फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया में ही हुआ हो, तो कोई सोर्स ऑफ इनकम कमाने करने के लिए, मान लो इलॉन मस्क के पैसा लेके आरओआर या आरएनओआर इंडिया में कोई बिज़नेस खोल दिया और उस बिज़नेस से वो पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो क्योंकि वो पैसा इंडिया में यूटिलाइज हुआ है, इसी वजह से सर जी जब वो पैसा का इंटरेस्ट पे कर रहेगा आरओआर या आरएनओआर, तो वो पैसा को भी इलॉन मस्क को देने से पहले सर इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्सेबल लेगी और काट के देना होगा आरओआर या आरएनओआर को, उस पर टीडीएस टीसीएस काट के पेमेंट करना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का इलॉन मस्क को। अगर नहीं काटा और दे दिया तो आरओआर और आरएनओआर को पेनाल्टी भरना पड़ेगा टीडीएस और टीडीएस के तहत, टीडीएस और टीसीएस के तहत, ठीक है सर, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इफ़ एनओआर रेसिडेंट, ठीक है, इफ़ नॉन रेसिडेंट इंटरेस्ट ऑफ लोन अमाउंट का पेमेंट कर रहा है तो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा इफ़ लोन यूटिलाइज हुआ हो फॉर अर्निंग बिजनेस और प्रोफेशन इनकम इन इंडिया में ही। अगर नॉन रेसिडेंट भी वो पैसा को लेके यूटिलाइज कर दे, ठीक है, फॉर अर्निंग बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, अर्निंग बिजनेस और प्रोफेशन के लिए लगा दिया इनकम इंडिया में वो लोन, तो इंडिया में क्योंकि वो पैसा लगा हुआ है, तो नॉन रेसिडेंट भी जब इलॉन मस्क को पेमेंट करेगा तो भी वो उस पर इंडियन इनकम होने की वजह से टीडीएस टीसीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करेगा इंटरेस्ट ऑन लोन पे, तभी वो उसको इलॉन मस्क को पेमेंट करेगा, ठीक है सर। अब देखते हैं आगे, सेम यही चीज़ है सर यहाँ पे भी, रॉयल्टी और फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज के लिए रिसीव्ड फ्रॉम, दैट इज़ पेमेंट कौन कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे जापान से मेट्रो बनाने का टेक्निक लिया इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, एंड पेमेंट किया, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ठीक है सर। अगर
रॉयल्टी या टेक्निकल फ़ीस का पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया तो वो इनकम को सॉल्व भी ऑलवेज भी डीम्ड और अक्रूड और अराइज इन इंडिया ही माना जाएगा एंड टैक्सेबल होगा इंडिया में ही। इंडियन इनकम मान के और जो रॉयल्टी और फीस का पेमेंट दे रहा है टेक्निकल सर्विस के लिए उसको भी सर टैक्सेबल कर दिया जाता है इंडिया में। रिसिपिएंट कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, ROR हो, RNOR हो, NR हो, कोई भी हो। जापान से मेट्रो बनाने का टेक्निक लिया वो इंडियन गवर्नमेंट ने और पेमेंट किया, उसके ऊपर भी रॉयल्टी और फीस जो टेक्निकल सर्विसेज को पेमेंट किया उसके ऊपर भी सर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स चार्ज कर दिया। हाँ, तो सर्विस भी दो और टैक्स भी दो। आके पहले इंडिया में बताओ भी कि कैसे मेट्रो बनाना है ये टेक्निक से, और जो पेमेंट मिले उस पर फिर टैक्स भी खाओ। ये है इंडिया गवर्नमेंट। फिर अगला देखिए, सेम है यहाँ पे, ये दोनों के केसेस में सेम है। रेसिडेंट इन इंडिया ROR हो या RNOR हो, इफ़ ये लोग कोई टेक्निक लिया, मान लो ये लोग जापान से पूछ रहा है कि इस बिज़नेस को करना है सर, कैसे क्या करें। जापान टेक्निक दे दिया या ठीक है रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है, ठीक है कर रहा है रॉयल्टी और टेक्निकल फ़ीस का, तो वो डीम्ड और अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा इफ़ टेक्निकल सर्विसेज और IPR, ठीक है यहाँ लिखा हुआ है दोनों का मतलब, यूटिलाइज हुआ है फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया में हुआ हो तो। ठीक है, ऐसे ही नॉन रेसिडेंट इंडिया में इफ़ पेमेंट कर, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया में इफ़ जो नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया में, ठीक है, इफ़ वो पेमेंट कर रहा है रॉयल्टी और टेक्निकल फ़ीस का तो वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा इफ़ टेक्निकल सर्विसेज एंड IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज़ यूटिलाइज हुआ फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया में ही हुआ हो तो। ठीक है सर, तो उस पर भी इंडियन इनकम मान के टैक्स करके ही पेमेंट करना होगा, चाहे ROR हो, चाहे RNOR हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी पेमेंट देगा जापान को तो तीनों भी इंडियन इनकम होने की वजह से वो पेमेंट को टैक्स करके TDS काट के गवर्नमेंट को पे करके उसके बाद ही वो लोग को पेमेंट करना है। ठीक है सर। IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, TS मतलब टेक्निकल सर्विसेज। नोट 1, रॉयल्टी कब मिलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए, एग्जांपल कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, लोगो, ब्रांड मार्क, ETC, ये सब पे रॉयल्टी पेमेंट होता है। टेक्निकल फीस कब मिलता है टेक्निकल सर्विसेज देने के लिए, एग्जांपल अपना नॉलेज या स्किल शेयर करने के लिए मिलेगा टेक्निकल सर्विसेज फ़ी। मैनेजमेंट कैसे करे, सर्विसेज दिए समझाएंगे, मान लो रिलायंस कंपनी को समझाएं तो मिलेगा टेक्निकल फ़ीस। इंजीनियरिंग रिलेटेड सर्विसेज के लिए मिलता है, एग्जांपल फॉर रोड्स, डैम बनाने के लिए आइडिया बताएं तो उसके लिए भाई टेक्निकल फ़ीस मिला, ETC। ठीक है सर, ये सब चीज़ें हैं। तो इस केसेस में भी वो इनकम रॉयल्टी और फीस हो, टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उस वो भी इंडियन इनकम ही माना जाता है। अब आते हैं सर इधर, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करना है नंबर ऑफ़ डेज़ का। मान लो मिस्टर एक्स इंडिया में रहा 1 अक्टूबर से 2024, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मई 2025 तक, और फिर आया 1 अगस्त 2025 को, और फिर चला गया 31 जनवरी 2026 तक। इतना ध्यान रखना, आंसर ईयर वाइज करना है इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, ठीक है, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर वाइज कैलकुलेट करना है, चेक करना है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 मतलब चेक करना है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, इस ईयर में कितना दिन रहा। जैसे 10 अक्टूबर को आया और 31 मई तक रहा, लेकिन 31 मार्च को ईयर ख़त्म हो जा रहा है, तो ये सर लास्ट में 31 मार्च तक का ही ऐड करेंगे, 182 डेज़ हुआ। फिर जो ये मई, अप्रैल और मई आ रहा है ना, ये अगले ईयर में आता है। जैसे इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 चेक करना है 1/4/25 से 31/3/2026 तक, इस ईयर में कितना दिन रहा। जैसे सर तो यहाँ पे तो 31 मार्च तक ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे 31 मई को गया, तो 1/4/25 से 31 मई 2025, 31 मई 2025, ठीक है सर। ये दोनों दिन 30 और ये 61 दिन भी इस ईयर में आएगा, ठीक है सर। भले वो एक ही बार आके गया था, लेकिन ईयर वाइज कैलकुलेट करना है, मेन फोकस ये समझना। फिर 1 अगस्त 2025 से रहा और 31/1/2025 तक गया, तो ये चीज़ हो गया 184 डेज। तो दैट इज़ टोटल फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रहा 61 दिन प्लस 184 दिन, दैट इज़ 245 डेज हुआ, ठीक है सर। और पहले वाले में 182 डेज हुआ, ऐसे करना है। अब एक और पॉइंट है सर, मंथ ऑफ 30 का महीना कौन कौन होता है, अप्रैल, फिर मई छोड़ के जून, फिर जुलाई छोड़ के सितंबर, फिर अक्टूबर छोड़ के
नवंबर, मतलब अप्रैल जून सितंबर नवंबर 4 मंथ होता है 30 का। मंथ ऑफ अनसर्टेनिटी, फरवरी ही एक मंथ ऐसा है, बाकी मंथ ऑफ 31 का होता है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ध्यान से देखो 7 मंथ है, एक एक छोड़ के है, बस एक ही बार कंटिन्यूस है। जनवरी, फरवरी छोड़ के मार्च, अप्रैल छोड़ के मई, जून छोड़ के जुलाई, ठीक है। फिर जुलाई से अगस्त, बस यही दोनों साथ में आ जाता है। फिर अगस्त के बाद फिर देखोगे सितंबर छोड़ के अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर छोड़ के दिसंबर, ठीक है। 7 मंथ होता है 31 का। बस जुलाई और अगस्त जो है सर आपस में मिल जाता है। फिर अगस्त के बाद सीधे यहाँ पे आपको ध्यान रखना अक्टूबर आ जाएगा, और इधर मई के बाद सीधे जुलाई आ जाएगा। बस ये चीज़, सॉरी, जुलाई के बाद सीधे अगस्त आ जाएगा, और जुलाई के बाद सर सीधे अगस्त आ जाएगा, वहाँ गैप नहीं करना है, और अगस्त के बाद सीधे अक्टूबर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है 7 मंथ, ठीक है। या तो ये 4 महीने याद कर लो, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, 4 महीना जो है 30 का होता है, और अनफॉर्चुनेट होता है सिर्फ एक फरवरी महीना। बाकी जितना भी बच रहा है वो सब होता है 31 दिन का 7 महीना, ठीक है। अब देखिए सर एक और चीज़ है यहाँ पर सर, लास्ट 4 लीप ईयर देखना है, ठीक है। ध्यान दो, 2012, 2016, 2020, 2024, ध्यान दो। देखो जैसे 2014 में 28, देखो जैसे यहाँ 2016 में 29 दिन रहा है लीप ईयर। फिर देखो 1 2 3 छोड़ के ठीक चौथा में आ गया 2020 में फिर से 29। फिर 1 2 3 छोड़ के फिर चौथा में आ गया 2024, ठीक है। इसी तरह दैट इज़ 3 साल का गैप है, देन फिर चौथा साल लीप ईयर रहता है, दैट इज़ ऑलवेज 29 डेज़ का होता है फरवरी हर लीप ईयर में, ठीक है सर। लास्ट 4 लीप ईयर कौन कौन सा था वो भी लिख दिए, 2012, 2016, 2020, 2024, अगला 2028, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, लीप ईयर में ही फरवरी होता है 29 डेज़ का। जैसे 2016 में 29 डेज़ था, 2020 में 29 डेज़ था, 2024 में 29 डेज़ था। बाकी 2014 से लेके 2026 तक 28 दिन ही है। बाकी 2012 में ही एक है 29 दिन, बाकी इधर देखोगे तो 2013, फिर 2011, ऐसे करके सब में वो 28 दिन ही रहेगा। ओके सर, बस यहीं तक है। नहीं, एक और चीज़ है, ये छोटा सा चीज़ है, स्टेप हाउ टू राइट आंसर। प्रोविज़न रिगार्डिंग क्वेश्चन लिख देना, ठीक है सर। नॉर्मल कैटेगरी का रूल प्लस एडिशनल कंडीशन दोनों लिख देना, या इंडियन सिटीजन जा रहा हो इंडिया छोड़ के उसका रूल लिख देना, या इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन इंडिया आ रहा हो उसका रूल लिख देना, या डीम्ड रेसिडेंट का रूल लिख देना। इन चारों में से जो हो क्वेश्चन टाइप वो लिख देना एज पर क्वेश्चन जो मांग रहा हो सर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन केसेस दिया हो। फिर स्टेप 2 में फैक्ट्स ऑफ क्वेश्चन लिख देना, नंबर ऑफ डेज़ का कैलकुलेशन दिखा देना, स्टे इन इंडिया में कितना है, टोटल इनकम का कैलकुलेशन कर देना, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, ठीक है। अलग अलग हो तो अलग अलग कर देना, ROR या RNOR या NR या वाइफ और हस्बैंड ETC जो भी दिया हो, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन ऑफ आंसर लिख देना, प्रोविज़न के अकॉर्डिंग क्या वो इंडिविजुअल ROR है या RNOR है या NR है वो लिख देना। ROR है तो क्या होगा टैक्सेबल, RNOR के केस में है तो क्या होगा टैक्सेबल, NR है तो क्या होगा टैक्सेबल, वो चीज़ लिख देना। बस यहीं पे आंसर तुम्हारा एंड हो जाएगा सर इस चैप्टर का। ओके, बाकी मिलते हैं सर अगले क्लास में। थैंक यू।